So links of all these four Instagram, Telegram, Quora and Gmail are in the description and the pinned comment. You can connect with me if you want. Hello everyone, my name is Ravi Sharma and in this video we will talk about how I cleared my IBPS clerk in the first attempt, and and we will also talk about what you should do in order to get success in this IBPS clerk mains and overall IBPS clerk. So if you want to listen this video in English, you can skip to this number. पहले हम बात करेंगे हिंदी में, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में कैसे IBPS क्लर्क क्लियर किया था लास्ट ईयर, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हुआ क्या था कि 1 जनवरी को मेरा IBPS क्लर्क प्री का रिजल्ट आ गया था और 18 जनवरी को था IBPS क्लर्क प्री का मेंस का पेपर। तो कम 17-18 डेज थे मेरे पास। तो उन दिनों में मैंने क्या किया कि साथ में मेरा 2 तारीख को IBPS PO मेंस का भी रिजल्ट आ गया था। तो दोनों रिजल्ट आ गए थे, तो मेरे को इंटरव्यू की भी तैयारी करनी थी, साथ में मेरे को इसका IBPS क्लर्क मेंस का भी तैयारी करनी थी, क्योंकि शॉर्ट नहीं होता आपका जब तक आपके मार्क्स आउट ना हो ना। तो उस टाइम सिर्फ रिजल्ट आया था IBPS PO मेंस का। और आपको ये पता है कि जो IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आता है वो इंटरव्यू के बाद आता है। ऐसे जैसे बाकी पेपरों में तो 7 दिन बाद आ जाता है सब कुछ, इसमें इंटरव्यू के बाद ही आपका स्कोर कार्ड आता है, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो, ठीक है? अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है मेंस का भी, मतलब मार्क्स आउट हो जाते हैं मेंस के। हाँ, तो उन 17 डेज में मैंने क्या किया था कि मैंने सोच लिया था कि देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? और चारों में मैंने सिर्फ मॉक पे फोकस किया था और जीके और इंग्लिश के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई की थी। जीके के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने सोच लिया था कि मैं 4-5 बार रिवाइज जरूर करूँगा। जनवरी मंथ का मुझे थोड़ा डाउट था, वो मैंने थोड़ा कम किया था, बट मैंने जो दिसंबर मतलब पिछला मैंने जो IBPS PO के टाइम पे रिवाइज किया था, जो प्रिपेयर किया था, उसी को मैं बार बार रिवाइज कर रहा था उन्हीं नोट्स से, ठीक है? तो GA मैंने कम से कम 3-4 बार रिवाइज की थी। और बट गलती मेरी ये थी कि मैंने जनवरी का थोड़ा इग्नोर कर दिया। जनवरी का इग्नोर किया, इसकी वजह से मेरे वहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, मतलब 50 में से 30 नंबर आए मेरे। और इसके अलावा जो मेरा फोकस था मेनली वो था मॉक्स पे। मैंने 10 मॉक दिए थे, और मैं हमेशा जब भी मॉक देता हूँ या आपको भी बोलता हूँ कि मॉक जब भी आप दो तो आप परसेंटाइल पे फोकस करें, ना कि इस पे मार्क्स पे। परसेंटाइल ही बताएगी उस लेवल के हिसाब से आप किस लेवल पे हो, जो पेपर का लेवल है उसके लेवल को आप मैच कर पा रहे हो कि नहीं। तो अराउंड अगर आपके 80-85 परसेंटाइल भी हैं तो आप रेस में हैं और आप आराम से क्लियर कर लेंगे पेपर, क्योंकि वहाँ पे पेपर आना ईजी, ठीक है? तो मेरे मॉक में आ जाते थे, मेरे 90 के अराउंड परसेंटाइल आ जाती थी, 90-95। बाकी मैंने शायद मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, तो मैं अपना मेंस का स्कोर कार्ड और वो मॉक का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है कि पेपर आना इजी, ठीक है? और आपको स्कोर करना है चारों में, ठीक है? यहाँ पे आपको टीम गेम खेलनी पड़ेगी। ऐसे एक बंदा मतलब रन बनाएगा तो नहीं चलेगा, मतलब एक सब्जेक्ट में आप स्कोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट कट ऑफ है ना 105 से ज़्यादा नहीं जा सकती। जहाँ तक पिछला 10 साल का ट्रेंड है, चली भी गई तो मतलब आप मेरा गला मत पकड़ लेना, बट 105 से ऊपर नहीं जा सकती कभी भी कट ऑफ, ठीक है? 105 भी मैंने बहुत ही वर्स्ट केस में बोला है, नहीं तो 100, 100, 101, 102 या फिर 95 to 102 के बीच में आप ब्रैकेट रख लो, इससे ज़्यादा नहीं जाती है कट ऑफ, ठीक है? तो पेपर आएगा इजी, आपको चारों में स्कोर करना है। मैं भी जो मेरा स्कोर कार्ड की बेस्ट चीज़ मुझे लगी मेंस के IBPS क्लर्क के, कि मैंने सब में बराबर स्कोर किया है, मतलब 26-27 नंबर मैंने सब में स्कोर किया है। जीके में थोड़े 3-4 नंबर ज़्यादा थे, क्योंकि वो होता भी 50 मार्क्स का, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, ईजी आनी है, ठीक है? तीसरी चीज़ है कि आपको जो जीके है, जीके में देखना पड़ेगा कि आप
रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। देखो 2-3 बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जीके वहाँ पे क्लरिकल लेवल का जीके है तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आईबीपीएस पीओ में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे या फिर आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज एसबीआई पीओ थोड़ा वेग आ गया या डिफरेंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे पेपर भी ऐसे डिफरेंट आएंगे। तो वो आपको, अगर आपने जीके अच्छे से पढ़ी, जिसने भी, जिसको मैं बोल रहा था कि बार बार रिवाइज कर लो, तो उन्होंने तो अच्छा स्कोर कर लिया होगा आईबीपीएस पीओ मेंस के जीके में, ठीक है। जो तीसरी चीज है वो ये है कि जो मॉक है ना, आप मॉक को सबमिट करके मत देना। जैसे भी जो भी 2.5 घंटे बैठेगा ना, वो ऐसे 2.5 घंटे बैठ के ही देना है और एक ही सिटिंग में दे, ये कोशिश करना। और अराउंड आपको 10 मॉक्स देने हैं, 8 से 10 मॉक जरूरी हैं अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है। तो अब तो ये इस प्रेपरेशन की बात होगी। तो 18 जनवरी को जब मेरा पेपर था, तो उस पेपर में क्या हुआ कि मैं थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड था, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा एलआईसी असिस्टेंट का भी मतलब पेपर क्लियर हो गया था। तो उसमें रिलैक्स माइंड था, तो मैं ज़्यादा ऐसे कुछ सोच वोच नहीं रहा था और अच्छे से मैंने पेपर किया। बट हमेशा ये होता है पेपर में कि आप बहुत सारी जगह ना बीच बीच में स्टक होते हो, बट वहाँ स्टक नहीं होना है। मतलब तुरंत अपने आप को जितनी जल्दी हो सके बाउंस बैक करके अपने आप को याद दिलाओ कि अभी तो बहुत पेपर पड़ा है, बाकी पेपर पे भी काम करना है। तो आप लास्ट एक्सक्यूज मी, तो बाकी भी बहुत पेपर पड़ा है, लास्ट तक आप जाओगे तभी आपका पेपर, मतलब एक एक मार्क्स बटोरो। मतलब ऐसा ना हो कि यार पीछे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आपके थे जो रह गए, ठीक है। तो लास्ट तक जाना है पेपर में और डरना नहीं है, और पेपर आसान आएगा। और फियरलेस होके अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि जो मॉक्स है उसमें आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, ना कि मार्क्स पे, ठीक है। तो अराउंड 10 मॉक्स आप दे लेना और कोशिश करना कि मॉक का हर क्वेश्चन आपको आता हो। कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या अलग ही लेवल का दे दिया तो वो छोड़ना, बट बाकी जो भी मॉक के क्वेश्चंस है, अगर वैसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी। और इसके बाद है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वहाँ पे। देखो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा, सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पीओ में क्या होता है कि आपको मेंस में बहुत मुश्किल सवाल मिलते हैं, कुछ सवाल ढूंढ ढूंढ के करने पड़ते हैं। यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन ढूंढने जो नहीं होने, ठीक है, बाकी सब होने चाहिए यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बट कोशिश ये करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी से स्टार्ट करें। अगर आपको, और ये भी आप सरप्राइज मत हो ना अगर वहाँ आपको सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिल जाए, वो मिलेंगे, क्लर्क लेवल का पेपर है उसमें मिलेंगे। तो आप पूरा पेपर एक बार देख लेना और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी से आप स्टार्ट करो, ठीक है। उसी से अगर आप स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। शुरू में थोड़ी स्पीड खींचते रहना और मतलब अपने आप को याद दिलाना कि यार ये, मतलब हमें लास्ट तक स्पीड के साथ ही काम करेंगे तभी काम होना है, नहीं तो नहीं होना, ठीक है। वहाँ मतलब अपने आप को पुश करते रहना। लाइफ इज ऑल अबाउट पुशिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप फियरलेसली एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जब कोई भी दूसरा सेक्शन आपके किसी और सेक्शन को अफेक्ट ना होने दे। मान लो पहला सेक्शन आपको बहुत अच्छा नहीं हुआ ठीक है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं और पूरा पेपर ही खराब कर दिया या नेक्स्ट सेक्शन भी खराब कर दिया। देखो ये फिर से मैं बोलूंगा कि टेक दिस एग्जाम एज 4 डिफरेंट एग्जाम्स, 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तरह लो और कोशिश करो कि एक सेक्शन खत्म हुआ उसको भूल जाओ, नेक्स्ट पे आओ। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत खराब हो गया तो अगला भी खराब हो जाएगा, नहीं। उसमें आप जस्ट अगर सेक्शनल भी कट ऑफ कर रहे हैं, आगे वाले में आप लीड ले सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। लीड लेनी है हर सेक्शन। और अगर आपका बहुत अच्छा भी हो गया तब भी उसको ऐसे मत, अगले सेक्शन को लीनियंट मत लेना, मतलब आपकी गेम ओवर वही हो जाएगी जहां पे आप चुके। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तरह लेना। और लास्ट बात मैं ये बोलूंगा कि जो स्पीड है ना, उस पर भी थोड़ा तुम्हें काम करना है। एक जो मेरी स्पीड वाली वीडियो है वो देख लेना, उससे आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ सकती है। स्पीड वाली वीडियोस देख के जो मैंने उस पर बताया ना, रोज वो आधे घंटे कर लो बस। सुबह उठते ही आधे घंटा स्पीड पे काम करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम में, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी डरना नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर अगर आपका प्री क्लियर हुआ है, चाहे कितने भी मार्क्स से क्लियर हुआ है,
मेंस के लिए इनफ टाइम है अभी भी। आप इन दिनों में थोड़ा वर्क करो अपने काम पे, जहाँ थोड़ा सा वीक हो उस पर थोड़ा सा वर्क कर लो एक्स्ट्रा। बाकी इंग्लिश के लिए थोड़ी रीडिंग करते रहना एक्स्ट्रा, और जीके बार बार रिवाइज कर लेना। और जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, जो टेबल्स हैं, जो स्क्वायर्स है, जो क्यूब्स है, इनको यार रोज रोज थोड़ा याद करो, ताकि ये आपके वहाँ पे मतलब टाइम जितना एक एक दो दो सेकंड इधर उधर से बचाओ वो करो, और स्पीड टेस्ट कर लो। ठीक है, रीडिंग करो थोड़ी सी, जिससे वहाँ पे पेपर आसान आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी अपने ऊपर भरोसा रखिए। चीज़ें पता नहीं कब बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। जैसे जैसे मान लो आज आपका रिजल्ट है, ठीक है, कल तक आप कुछ नहीं थे, आज रिजल्ट क्लियर हो गया, तो आप एक सरकारी अफसर है या सरकारी क्लरिकल पोस्ट पे है, तो लाइफ बड़ी सडनली चेंज हो सकती है। तो उस दिन का वेट करो, और जब तक वो दिन ना आए तब तक अपने एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में लगाते रहो। उसके बाद भी एफर्ट्स लगाने हैं, बट वो फिर किसी और एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Now let's talk these things in English. This video will tell you how you should prepare for IBPS clerk and how I cleared my IBPS clerk last year. So I was when the result was declared, it was 1st of January for IBPS clerk pre, and the exam was on 18th of January. So I had 17 days, but on 2nd of January, IBPS PO mains result has already been declared, and I had two tasks in my hand, to do. Like, first was to prepare for IBPS PO interview, second is IBPS clerk mains, because you cannot be sure about IBPS PO final selection until the marks are out. And unlike other exams, in this exam, the PO marks of students who have been selected for the interview, they do not reveal their marks before the interview. Those who have not selected, they reveal their marks in just 7 days, but those who have cleared the mains, they will get to know their marks after the interview. So I had 17 days and I had to give my best shot to IBPS clerk mains as well. So what I planned that I will focus more on GK. I have already worked for GK for IBPS PO mains, but the mistake that I have made is that I did not do the GK of last 18 days. Like, on 18th of January my exam was there, but I did till December, and this cost me a lot of marks in the exam. So I scored 30 marks, 29 or 30 marks out of 50 in general awareness of IBPS clerk mains. I'll show my entire scorecard to you in the next video. And so this was my mistake. I would urge you to not repeat this mistake. The best thing about my scorecard was that I have scored almost equal marks in all the subjects. So it is always a perk if you are good at everything, equally good at everything, right? Even if you are average at 4 subjects, then you are better than the one who is strong at one subject and below average in 3 subjects, right? So make sure that you perform in all subjects. Now I would talk about a few things that you should plan and how you should go after your preparation in the last few days of IBPS PO mains. So first thing is that remember that the paper level would not be as tough as the IBPS PO mains. The paper level will be easier, right? It would be quite easy for you to find doable questions, because there will be a lot many doable questions. A bunch of doable questions would be there, and you can find doable questions here and there, right? So do not fear, do not get scared. You will get a lot of questions that you will do there, right? Even in quantitative aptitude, do not surprise if you get some quadratic equation or simplification questions, right? Second thing is that GK can change your game, right? So I would
I am urging you again and again that you should at least revise general awareness for 3 or 4 times, right? So what I did was I just revised my general awareness that I did for IBPS PO plus one extra month of December, right? So I have scored a good enough marks. Third point is that at least solve 10 mocks religiously, and do not do this mistake of submitting the exam and then giving it. No, it would not be recommended by me. At least I would not recommend this. And when you give a mock, make sure that you are focusing on the percentile, not on the marks, right? So if you are around 80-85 percentile, then you are very much in the race and you should not stop. Even if you are scoring less percentile than 80, even then you can make it by putting continuous efforts. So my percentile in the mocks were like 90 percentile or 95 percentile. So I have a screenshot of my mock performance, and I would try to share it with you in the next video. The next point is that you should play on your strengths, right? If you're strong at quadratic, you should and you have to start your exam with that question only. So how would you find it? So in the first few minutes, like 2, 3, 4 minutes, you should go through the entire paper and you should find out the doable questions, find out the questions that are your strengths, and you should start your exam with that only. It would do two things. First, it would boost your confidence and it would give you a lot of marks in lesser time at the start. So when the start is right, there are more chances of getting the end right as well. So I did just mocks, but make sure that you are solving every question of mock. If some questions you have missed out in the solves when you were solving the mock, then make sure you solve them again after the mock. So play on your strength, do selective questions, and and find the doable questions with a great positive energy. You would definitely find doable questions because there will be a bunch of them. Next point is that do not try to, at least do not take it as one exam, take it as 4 different exams, so that one section or the previous section do not affect your performance in the next section. Like if you have done some mistakes in one subject, make sure that those mistakes do not occupy your mind in the next section as well. If you have done something, forget it. Even if you have performed great in the previous section, you should not get lenient in the next one. You should not take anything for granted, because it can cost you your job at any point of time, right? It is about getting a job. It is not about getting emotional on your performance in the previous section, right? So take this as 4 different exams, and make sure that you take it as 4 different exams and perform equally well, with equal energy, with 100% in every section, right? Next thing is that you should push yourself every minute in the exam to do questions faster, right? Sometimes our mind get lost in some other thoughts and we do questions very, very slow, right? So make sure you are keeping yourself attentive, focused, and your mind should only be focusing on that question only, right? Some songs would try to occupy your mind, but you should tell yourself that you can sing those songs after the exam, right? So push yourself to do questions faster, even in the mocks and even in the exam. And last is that if you really want to get an edge over others, you should focus on your speed as well. You should at least spend half an hour for speed practice. I have already made a video, and I would always say that is one of my best videos, how to increase your speed for all exams or for bank exams.
that is the title of that video. I would recommend you to watch that and do the things for half an hour every day that I have discussed in that video, right? So that's all about how I cleared and how you should go after your preparation, right? So do not worry, the paper will be easy, but make sure that you are revising GK, you are reading some stuff for half an hour, and you are practicing mocks very very well. So that's all from my side. If you like the video, you can share or subscribe. If you do not want, I have no problem. Thank you very much. All the best.